हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी जेबीटी टीजीटी कमीशन 2025 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एचपी टैट के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। एचपी टैट दिसंबर 2025 के लिए भी ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चाहे आप टैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर टीजीटी जेबीटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये एचपीआरसी यानी जिसका नाम पहले एचपीएसएससी था, उन्हीं एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन 100 से हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? व्हेन वाज शिमला कॉन्फ्रेंस हेल्ड? शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई थी। 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुई। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये मीटिंग थी, ये हुई थी भारत के वाइसरॉय लॉर्ड वेवल और जो ब्रिटिश इंडिया के उस समय जो मेजर पॉलिटिकल लीडर्स थे इंडिया के, उनके बीच में। ओके, 1945 में लॉर्ड वेवल और जो इंडिया के पॉलिटिकल लीडर थे उनके बीच में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। ऑप्शन में 1941 दिया गया है। 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने भारत से पलायन किया था। भारत से वो सीक्रेटली यहाँ से निकल गए थे जेल से, यानी जो भी नजरबंद हुए थे वो अंग्रेजों द्वारा। भारत से उन्होंने पलायन किया 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने, और आजाद हिंद फौज की स्थापना की। ओके, आजाद हिंद फौज की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में। ये भारत से सीक्रेटली यहाँ से भाग गए थे कैद से। 1942 में, ऑप्शन में जो 1942 दिया गया है, एक तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। ओके, क्रिप्स मिशन भारत आया, एक फैक्ट ये है 1942 का। और 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। 8 अगस्त 1942 को कहाँ से शुरू किया था? बॉम्बे से, मुंबई से। इसमें स्लोगन क्या था महात्मा गांधी का? जो नारा था, स्लोगन था डू और डाई, डू और डाई, करो या मरो। 1944 1944 में क्या हुआ था? 1944 में गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना की वार्ता हुई थी। गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना की जो वार्ता थी, ओके, जिन्ना की वार्ता हुई थी, जो कि बाद में उसका रिजल्ट क्या निकला था? ये असफल हुई थी। ओके, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था। तो गांधी जिन्ना वार्ता 1944 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, द इंडस वैली सील्स वर मोस्ट प्रोबेबली, सिंधु घाटी मोहरे अधिकांश संभवित रूप से क्या थी? वो जो मोहरे मिली थी वो क्या थी? वो एक धार्मिक चिन्ह थी, या संपत्ति स्वामित्व को दर्शाती थी, या फिर व्यापार विनियम का तरीका थी वो, या इनमें से कोई नहीं? जो इंडस वैली की मोहरें थी, सील्स थी, वो दर्शाती थी संपत्ति स्वामित्व को। ओके, यानी कि ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी को दर्शाती थी वो। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मैक्सिमम सील्स हैं, जो मैक्सिमम मोहरें हैं, वो एक स्पेशल सॉफ्ट मटेरियल का जो एक पत्थर था उसकी बनी होती थी। स्टीटाइट एक पत्थर है, उसके उसके द्वारा ये सील्स बनाई जाती थी। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणाज आर बुक्स दैट डील विद, ब्राह्मण वे किताबें हैं जो सरोकार रखती है ज्योतिष से, बलिदान के विज्ञान से, जादू टोना से, या केवल भगवान को की जाने वाली प्रार्थनाओं से। ब्राह्मण वे किताबें हैं जो सरोकार रखती है, ब्राह्मण वे किताबें हैं जो बलिदान के विज्ञान से सरोकार रखती है। एंड ब्राह्मणास आर द बुक्स दैट डील्स विद साइंस ऑफ सैक्रिफाइसेस। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार बिलोंग्ड टू द, बिंबिसार संबंधित था, किस वंश से संबंधित था बिंबिसार? बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हर्यक डायनेस्टी से बिलोंग करता था बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली जो है शासक था। पहला शक्तिशाली शासक हुआ बिंबिसार। ये महात्मा बुद्ध का संरक्षक भी माना जाता है। बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? बिंबिसार की राजधानी थी राजगृह में। ओके, राजगृह। बिंबिसार का पुत्र था अजात शत्रु। ओके, बिंबिसार का पुत्र था अजात शत्रु, जिसने बिंबिसार की हत्या की थी और खुद जो है गद्दी पर बैठ गया था, यानी खुद शासक बन गया था। अजात शत्रु को कुणिक भी कहा जाता है, कुणिक। और ये जो अजात शत्रु था ये बौद्ध धर्म को मानता था। तो आपको पता है, जब भी हम डिस्कस करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, तो बौद्ध धर्म की जो प्रथम संगति हुई थी, बौद्ध धर्म की प्रथम संगति अजात शत्रु की राजधानी में ही हुई थी। ओके, अजात शत्रु की राजधानी में हुई थी बौद्ध धर्म की प्रथम जो संगति हुई थी। ओके, प्रथम संगति
ये सारे हर्यक वंश के, हर्यक डायनेस्टी के राजा थे। हर्यक डायनेस्टी के जो अंतिम राजा हुए उसका नाम था नागदशक। ओके, अंतिम राजा जो था हर्यक डायनेस्टी का, नागदशक। नागदशक। हर्यक डायनेस्टी के बाद और काफी डायनेस्टी आई। ओके, अगला क्वेश्चन है, द बुद्धा कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, बुद्ध को श्रेष्ठ रूप से दर्शाया जा सकता है, बुद्ध को श्रेष्ठ रूप से दर्शाया जा सकता है ईश्वरवादी, नास्तिक या अज्ञेयवादी या सांसारिक भौतिकवादी। बुद्ध को श्रेष्ठ रूप से दर्शाया जा सकता है अज्ञेयवादी यानी एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक को दर्शा के रूप में दर्जा डिस्क्राइब किया जा सकता है बुद्धा को, क्योंकि ये जो वर्ड है एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक होता है ना ही अथीस्ट और ना ही अथीस्ट। ओके, ना ही ईश्वरवादी और ना ही नास्तिक, यानी जो बीच वाले होते हैं। तो बुद्धा को अज्ञेयवादी की कैटेगरी में यहाँ पे दर्शाया जा सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ईश्वरवादी यानी जो ईश्वर को मानते हैं, नास्तिक यानी जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। इनके बीच के जो होते हैं, जो कि ऐसा मानते हैं कि हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, यानी कि मैं नहीं जानता कि भगवान है या नहीं है। ओके, यानी जो भी खोज में है इस बात की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से किसने प्रथम आक्रमण करके भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर अपना शासन स्थापित किया? हु अमंग द फॉलोइंग वर द फर्स्ट टू इन्वेड एंड रूल ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया? पार्थियन, कुषाण, स्कार्थियन या बैक्टीरियन यूनानी? सर्वप्रथम बैक्टीरियन यूनानी या जिनको बैक्टीरियन ग्रीक्स कहा जाता है, इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर या यूं कहें भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर अपना शासन स्थापित किया था सर्वप्रथम। ओके, बैक्टीरियन यूनानी ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बैक्टीरियन ग्रीक्स ने दूसरी सदी बिफोर क्राइस्ट यानी 2 BC में उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। इनको इंडो ग्रीक के रूप में भी जाना जाता है। ओके, इनका नाम, दूसरा नाम अगर देखें इनका तो इंडो ग्रीक। ओके, इंडो ग्रीक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो अगर इंडो ग्रीक हो तो समझ लेना कि यहाँ पे बैक्टीरियन ग्रीक्स की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, किसने भगवान को सर्वोच्च सर्वोच्च सुंदरता के रूप में दर्शाया है? हु रिगार्डेड गॉड एज द सुप्रीम ब्यूटी? द सूफीज रिगार्डेड गॉड एज द सुप्रीम ब्यूटी। सूफी ने भगवान को सर्वोच्च सुंदरता के रूप में दर्शाया है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सूफी। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड मुहम्मद बिन तुगलक फेल? मोहम्मद बिन तुगलक क्यों विफल रहा? वह व्यवहारिक राजा नहीं था, उसने टोकन मुद्रा लागू की, या वह मूर्ख था, या उसने राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की? क्या रीजन था कि मोहम्मद बिन तुगलक विफल रहा? ही वॉज नॉट अ प्रैक्टिकल स्टेट्समैन। ओके, यानी कि वह एक व्यवहारिक राजा नहीं था, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है विफल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने काफी ब्लंडर किए थे अपने शासनकाल के दौरान, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है बुद्धिमान मूर्ख शासक। ओके, एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए बुद्धिमान मूर्ख शासक कौन था, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, मूर्ख, बुद्धिमान मूर्ख शासक। मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम था वो था जौना खान। क्या नाम था? जौना खान। इसे बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसने अपने जीवन काल के दौरान 5 ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जो कि बहुत ब्लंडर साबित हुए, जो कि बहुत ही विफल रहे एक तरफ से। जैसे कि उसने एक टोकन मुद्रा जारी की थी, उसने अपनी कैपिटल जो है दिल्ली से स्थानांतरित कर दी थी दौलताबाद के लिए, देवीगिरी को। ओके, दौलताबाद के लिए दिल्ली से उसने अपनी कैपिटल ट्रांसफर की थी। सांकेतिक मुद्रा यानी उसने टोकन करेंसी चालू कर दी थी। एक उसने खुरासान अभियान शुरू कर दिया था, टैक्स वृद्धि कर दी थी, जो कर था उस पर वृद्धि कर दी थी, जिस कारण इसे बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है। इसका टेन्योर था 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक। इसने जो कैपिटल ट्रांसफर की थी दिल्ली से दौलताबाद, वो की थी 1327 ईस्वी में। 1327 ईस्वी में, 1327 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following musical instruments were brought by the Turks in India? निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तुर्क द्वारा भारत में लाया गया? सारंगी, सितार, डमरू या तबला? जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सारंगी है, ये लाया गया था तुर्क द्वारा भारत। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वॉज द प्रिंसिपल स्पाइस ग्रोइंग रीजन इन इंडिया। भारत का मुख्य मसाला उत्पादन वाला प्रदेश कौन सा है, कौन सा था। वॉज है इंग्लिश में, था आना यहाँ पे, कौन सा था। भारत का प्रमुख मसाला उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा था, मालाबार, कोची, हिंदकुश या कालीकट। प्रिंसिपल स्पाइस ग्रोइंग रीजन इन इंडिया वॉज मालाबार, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मालाबार था मसाला उत्पादन का अग्रणी यानी कि जो मुख्य प्रदेश था भारत का। आधुनिक केरला और कुछ पार्ट्स कर्नाटका के मालाबार क्षेत्र में आते थे। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मालाबार। अगला क्वेश्चन है, इन द मुगल पीरियड जमींदारी वॉज नॉट। मुगल काल के दौरान जमींदारी नहीं थी। मुगल काल के दौरान जमींदारी नहीं थी। वंशागत या भूमि का स्वामित्व, बिक्री योग्य हक या फिर गिरवी योग्य। इन मुगल पीरियड जमींदारी वॉज नॉट ओनरशिप ऑफ लैंड। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मुगल काल के दौरान जमींदारी जो है भूमि का स्वामित्व नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट्स ओवर द। पश्चिमी विक्षोभ का निर्माण होता है। पश्चिमी विक्षोभ का निर्माण कहाँ होता है, भूमध्य सागर में, अरब सागर में, हिंद महासागर में या बंगाल की खाड़ी में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट्स ओवर द मेडिटेरेनियन रीजन, मेडिटेरेनियन सी में भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ का निर्माण होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भूमध्य सागर पे, ब्लैक सी पे मॉइस्चर गैदर होता है यहाँ पे, और पूर्वी दिशा की तरफ, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ ये मूव करता है। अगला क्वेश्चन है, द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स वर मोस्टली मेड अप ऑफ। इंडो गैंगेटिक मैदान जो है अधिकांशतः बने हैं। इंडो गैंगेटिक मैदान किससे बने हैं, काली मिट्टी से, पहाड़ी मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से या एल्पाइन घास मिट्टी से। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स का जो सॉइल है वो आती है नदियों के साथ, यानी कि वो जलोढ़ मिट्टी के साथ के द्वारा बने होते हैं। जलोढ़ मिट्टी होती है, ये काफी फर्टाइल होती है, काफी उपजाऊ मिट्टी होती है ये, जिस कारण आपने देखा होगा कि जो गैंगेटिक प्लेन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, क्योंकि ये मिट्टी बहुत फर्टाइल है। यहाँ पे खेती-बाड़ी भरपूर मात्रा में होती है, फसलें अधिक मात्रा में यहाँ पे उगाई जाती हैं, पानी नदियों द्वारा मिलता है। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन बनते हैं जलोढ़ मिट्टी से, ऑप्शन बी करेक्ट। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स का जो निर्माण है वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ और इसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज है वो इसका निर्माण करती है। ओके, इंडो गैंगेटिक प्लेन को भारत का अनाज कोष भी कहा जाता है, अनाज भंडार, अनाज कोष, क्योंकि काफी फर्टाइल है, मैंने बताया। यहाँ पे गेहूं की अच्छी खेती बाड़ी होती है, गेहूं, धान हो गया, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, गन्ना की काफी अच्छी फसल होती है, गेहूं, धान, गन्ना वगैरह की। ओके, अगला क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज द। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है भारत की, वो है अरावली हिल्स। ओके, अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अरावली रेंजेस जो है ये सबसे ओल्ड है, इसकी एज 3.2 बिलियन ईयर मानी जाती है। 3.2 बिलियन ईयर्स, 2 बिलियन ईयर्स इसकी एज है। ये वर्ल्ड की सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस है। इसकी लोकेशन कहाँ है, इसकी लोकेशन है दिल्ली, हरियाणा और मेनली राजस्थान। ओके, दिल्ली हो गया, हरियाणा और राजस्थान, और ये गुजरात तक जाती है थोड़ी थोड़ी। ओके, अरावली हिल्स एक्ट एज अ क्लाइमेट बैरियर। अरावली हिल्स एक्ट एज अ क्लाइमेट बैरियर, जो डेजर्ट की हवाएं होती है उनको रोकती हैं। ओके, इसलिए इन्हें क्लाइमेट बैरियर कहा जाता है। ये तो हो गई ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस की बात। अगर हम बात करें यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस की, इंडिया में यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस कौन सी है, तो यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस है हिमालयन रेंजेस, जो है जो हिमालयाज की रेंजेस है, इन्हें हिमालयंस रेंजेस को इन्हें फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है। ओके, क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स की टकराव के कारण इनका निर्माण हुआ है, इसलिए इन्हें फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है। ओके, फोल्ड माउंटेन्स, क्योंकि इनकी हाइट जो है बढ़ रही है कंटिन्यूसली भी, क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो नीचे हैं उनका जैसे टकराव होता है, इनकी हाइट बढ़ती रहती है। हिमालयन या हिमालयाज जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनकी जो एज है वो 50 मिलियन ईयर्स मानी जाती है, 50 मिलियन ईयर। ओके, काफ़ी यंगेस्ट है ये। उनमें से भी हिमालयन में भी सबसे जो न्यू है वो शिवालिक हिल्स है। ओके, जैसे हिमाचल प्रदेश में शिवालिक हिल्स है, ग्रेटर हिमालयन, ग्रेटर हिमालयाज है, फिर ट्रांस हिमालयाज है, धौलाधार रेंजेस है। तो इनमें, इन सभी रेंजेस में, जो हिमालयाज में अलग अलग रेंजेस हैं, हिमालयाज में भी, उस कैटेगरी में भी जो शिवालिक हिल्स हैं
जिन्हें लोअर हिमालयाज़ भी कहा जाता है या आउटर हिमालयाज़ कहा जाता है। ओके, शिवालिक हिल्स को आउटर हिमालयाज़ कहा जाता है। ये सबसे छोटी पहाड़ियाँ हैं और ये बिल्कुल सबसे न्यू है ये हिमालयन रेंजेस में भी शिवालिक हिल्स सबसे न्यू है। इनको मेनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ओके, मेनाक पर्वत शिवालिक हिल्स को। हिमालयाज़ की जो सबसे ऊंची पीक है वो है इंडिया में। इंडिया में तो कंचनजंगा है और ऑल ओवर वर्ल्ड में करें तो माउंट एवरेस्ट है। ओके, हिमालयन रेंजेस में अंदर आता है जो माउंट एवरेस्ट है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ई। अरावली हिल्स की सबसे ऊंची चोटी, सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो इसका हाईएस्ट पीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, गुरु शिखर। गुरु शिखर सबसे हाईएस्ट पीक है। गुरु शिखर, गुरु शिखर गुरु शिखर की हाइट है 1722 मीटर अबव सी लेवल। ये कहाँ पे है? ये माउंट आबू में है, राजस्थान में, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया इज नोन फॉर इट्स प्रॉन प्रोडक्शन? निम्न में से कौन सी झील झींगा उत्पादन के लिए जानी जाती है? झींगा उत्पादन यानी प्रॉन्स प्रोडक्शन के लिए जो झील, जो लेक जानी जाती है वो है चिल्का लेक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, चिल्का लेक। चिल्का लेक कहाँ है? चिल्का लेक है उड़ीसा में। चिल्का लेक है उड़ीसा में और ये प्रॉन प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध है, झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये लेक। और ये जो चिल्का लेक है ये एक लेगून है। ओके, चिल्का लेक है। इसके अलावा पुलिकट लेक है जो तमिलनाडु में, ये भी लेगून है। वुल्लर लेक कहाँ है? वुल्लर लेक है कश्मीर में। वुल्लर लेक कश्मीर में है। ये टेक्टोनिक लेक्स है। ओके, वुल्लर लेक कैसी लेक है? ये टेक्टोनिक लेक्स है, टेक्टोनिक लेक्स की कैटेगरी में आती है वुल्लर लेक। सांबर लेक कहाँ पे है? सांबर लेक है राजस्थान में। राजस्थान में है सांबर लेक। अगला क्वेश्चन है, सीजनिंग ऑफ वुड इज डन टू रिमूव? क्या हटाने के लिए कास्ट की पकाई की जाती है? मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए वुड की सीजनिंग की जाती है, यानी लकड़ी की कास्ट की पकाई की जाती है आर्द्रता को हटाने के लिए। ओके, मॉइस्चर को हटाने के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड? हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड कौन सा डैम है? भारत का विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा माना जाता है जो कि भारत में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है। तो ग्रेविटी डैम की जब बात आती है तो वो भाखड़ा नंगल डैम है। भाखड़ा डैम कहाँ है? ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है भाखड़ा डैम। इसकी बात हमने कई बार प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है भाखड़ा डैम के बारे में। भाखड़ा डैम सतलुज नदी पे बना है, सतलुज रिवर पे बना है। भाखड़ा डैम जो है ये 226 मीटर ऊंचा है। ओके, 226 मीटर ऊंचा है, इसकी हाइट है डैम की। और ये 1963 में बनकर तैयार हुआ था। इसका उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जब ये क्वेश्चन सेट किया गया था उस समय ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा था, लेकिन अब वर्ल्ड में एक और हाईएस्ट ग्रेविटी डैम बन चुका है जो कि स्विट्जरलैंड में है। ओके, उसकी हाइट है 285 मीटर। ओके, 285 मीटर की हाइट है उस डैम की। इस डैम का नाम है ग्रैंड डिक्सन। ओके, स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है ये डैम। भारत में सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है भाखड़ा नंगल। ओके, बात करें अगर हीराकुंड डैम की, तो हीराकुंड डैम ये उड़ीसा में स्थित है, महानदी पे बना है। ओके, महानदी रिवर पे ये बना हुआ है। हीराकुंड डैम उड़ीसा में है। इस डैम का कैचमेंट एरिया, जो टोटल कैचमेंट एरिया है वो है 83,400 स्क्वायर किलोमीटर का कैचमेंट एरिया है इस डैम का। ये काफ़ी फ्लड कंट्रोल करता है उड़ीसा में और राज्यों के। ओके, इस डैम के लगने से जो महानदी में फ्लड आते थे उसमें रोकथाम लगी है। स्पेशली ड्यूरिंग मानसून्स काफ़ी फ्लड आते थे महानदी में, पुरी, कटक एक्सेट्रा में। इरिगेशन के लिए भी यहाँ पे काफ़ी सिंचाई के लिए पानी गया है, तो इरिगेशन में हेल्प हुई है। और 1948 में इसका कार्य शुरू हुआ था डैम का, और 1957 में ये पूरी तरह से तैयार हो गया था। ओके, 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी इनॉग्रेशन कर दिया गया। और ये जो फोर्थ यहाँ पे नागार्जुन सागर डैम दिया गया है, नागार्जुन सागर डैम ये कहाँ पे स्थित है? ये है तेलंगाना में, तेलंगाना में कृष्णा रिवर पे। कौन सी रिवर पे? कृष्णा रिवर पे बना है ये, कृष्णा रिवर पे ये डैम बना हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इंडियाज पोजीशन इन जूट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इज? जूट उत्पादन में भारत की विश्व में क्या स्थिति है? कौन सी पोजीशन है जूट प्रोडक्शन में भारत की?
देखिए जो 2023 की जो ग्लोबल जूट प्रोडक्शन रैंकिंग आई है, उसमें भारत का सेकंड रैंक है ऑल ओवर वर्ल्ड में। जूट प्रोडक्शन में सेकंड रैंक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फर्स्ट पे है बांग्लादेश, फर्स्ट रैंक पे है बांग्लादेश। बांग्लादेश फर्स्ट रैंक पे है। सेकंड रैंक पे है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। थर्ड रैंक पे है उज्बेकिस्तान, फोर्थ पे है चाइना। ओके, चाइना जूट प्रोडक्शन में फोर्थ नंबर पे है, थर्ड पे उज्बेकिस्तान है। ओके, सेकंड पे भारत और फर्स्ट पे बांग्लादेश। भारत 1.168 मिलियन मीट्रिक टन जूट प्रोडक्शन करता है। ओके, जो कि सेकंड पे है। फर्स्ट पे है 1.75 मिलियन मीट्रिक टन, जो कि बांग्लादेश है फर्स्ट नंबर पे। अगला क्वेश्चन है, द टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टैंड्स फॉर। पद जो वर्ड है हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? हरित क्रांति से लार्ज स्केल ऑफ अफॉरेस्टेशन, बड़ी मात्रा में वनीकरण करना, वनों का को रिस्टोर करना, वनों को तैयार करना बड़ी मात्रा में। हरी सब्जियों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि, या बड़ी मात्रा में भूमि अपरदन घटाना, या कृषि उत्पादकता में तीव्र बढ़ोतरी करना। ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टैंड्स फॉर अ रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, यानी कृषि उत्पादकता में तीव्र बढ़ोतरी करना जो है हरित क्रांति का तात्पर्य है, हरित क्रांति का उद्देश्य था। 1960 70 में हरित क्रांति इंट्रोड्यूस की गई थी भारत सरकार द्वारा, जिसका एम था फूड ग्रेन प्रोडक्शन की को इंक्रीज करना। जैसे इसमें काफ़ी केमिकल्स के यूज़ को बढ़ावा दिया गया था, जैसे फर्टिलाइज़र हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए। इरिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए ऐसे केमिकल्स का यहाँ पे काफ़ी यूज़ किया गया था। हालाँकि अब गवर्नमेंट ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र है इनको थोड़ा कम करके जैविक खाद को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि अब भारत की स्थिति हरित क्रांति के दृष्टि से अगर देखें तो काफ़ी बेहतर लेवल पे है। हमारा भारत अब अन्य देशों को अनाज एक्सपोर्ट करता है। ओके, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, कौन सी गैस है जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं उससे हमें बचाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन? सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनसे हमें कौन सी गैस बचाती है? अब ओजोन है, वो नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है। इनमें से कौन सा ऑप्शन रही है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और कमेंट जरूर करें। जिनकी भी कमेंट सही होगी उस कमेंट को मैं लाइक कर दूंगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप हमें फॉलो कर सकते हो हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल पे। इन सभी के लिंक आपको पता है कि पहली कमेंट में मिल जाएंगे और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा हमें। अगर आपने प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं इस सीरीज़ की, तो आप प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो की सेकंड कमेंट में मिल जाएगा, फर्स्ट या सेकंड कमेंट में। तो सेकंड कमेंट में जाके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हो, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अगर जाएंगे वहाँ भी इसका लिंक आपको प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। वहाँ पे सारी वीडियोस आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी, तो आप सीरीज वाइज सभी वीडियोस को देख सकते हो। काफ़ी वीडियोस हमने अपलोड किए और आने वाले समय में भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अपना कमेंट, आप फीडबैक दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपका एक लाइक से यूट्यूब को पता लगता है कि ये वीडियो सही है, अच्छी है। ये एल्गोरिदम के लिए एक लाइक ज़रूर करें, शेयर आप कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।